तो इस वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस वीडियो में क्या होने वाला है वो आपको जल्दी से बता देती हूँ। पहला, जो यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर 2023 में, उसमें अगर मैं प्रेजेंट रहती तो मैं कैसे सॉल्व करती, मेरा दिमाग कैसे चलता, ताकि आपको समझ आए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज। आपको नॉलेज अप्लाई करना पड़ती है एग्ज़ाम में, चाहे कम नॉलेज हो, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करना पड़ता है, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं कर सकते। तो वो कैसे करना होता है और मैं कैसे करती हूँ वो बताऊँगी। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लाइंस पे सवाल हैं या नहीं है वो बताऊँगी, ताकि आपको ये पता चले कि आपको कौन सा सवाल आना चाहिए था और कौन सा नहीं आना चाहिए था। और अगर आपको वो सवाल अपने पेपर में गलत किए हैं जो आपको एक्चुअली आने चाहिए थे, दैट मीन्स आपको अपनी तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन में लाने की ज़रूरत है, ताकि आप वहाँ से लर्न कर सको। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि एक भी इंसान जब मुझे कमेंट करता है ना कि उन्हें हेल्प हुई, तो मेरा दिन बन जाता है। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। तो स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्विंग। पहला सवाल, सिगमंड फ्रॉइड। सिविलाइजेशन इज टू सम एक्सटेंट द क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ आर साइकोलॉजी। अब ऐसे स्टेटमेंट्स को पेपर में समझने के लिए ना तो वोकेबुलरी और इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थ्योरी इज़ रियली नॉट अबाउट हाउ मच यू रीड, इट्स मोर अबाउट आपको समझ आता है कॉन्सेप्ट और क्या आप उसको डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में भी अगर वो पूछा जाए तो उसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब मैं सही से बताती हूँ, मुझे सवाल का जवाब नहीं पता, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला है क्या नहीं नहीं पढ़ा है इतनी डिटेल में मैंने कभी। सिगमंड फ्रॉइड कौन थे, कॉन्सेप्ट्स क्या थे, या आई डू हैव एन आइडिया ऑब्वियसली, लेकिन क्या है इतना डिटेल आई डोंट नो। सो लेट्स सी। पहली स्टेटमेंट जो मुझे दिख रही है, मैन इज़ होली गुड। मैन इज़ होली गुड, एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैन इज़ होली गुड और वो भी सिगमंड फ्रॉइड, क्या वो बोल सकते हैं ऐसा? अब अपना दिमाग लगाऊंगी मैं, क्योंकि आता तो मुझे है नहीं, तुक्का मारने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने एडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, फ्रॉइडियन स्लिप दी है कि आपके दिमाग में कुछ है और आपके वो गलती से निकल गया, आप बोलना नहीं चाहते थे। तो ये चीज़ गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर पे तो नहीं कर रही है एरो, है ना, तो ये तो मैं गलत कंसिडर करूँगी कि नहीं। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर ऐसा उन्होंने बोला होता तो हम उन्हें ना साइको एनालिसिस के अंदर नहीं, मार्क्सिज्म के अंदर पढ़ रहे होते। प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, बुर्जुआ, प्रोलेटरिएट, हैव नॉट्स, हैव्स, ये सारी चीज़ें। तो सिगमंड फ्रॉइड तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स मुझे समझ में आ रहा है, कुछ मैं सोच सकती हूँ। द पर्पज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मुझे नहीं पता, बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकती। क्रिएटिव आर्ट रिफ्लेक्ट्स द पर्पज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ, मुझे सच में नहीं पता। सिविलाइजेशन इज एनालॉगस विद द ह्यूमन साइकी, पता नहीं, ठीक है, नहीं पता कि क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं इनमें से, पर ये पक्का लग रहा है कि ये दोनों तो गलत लग रहे हैं। बी इसमें है, इसमें है और इसमें सी है। दिस लीव्स मी विद दिस ऑप्शन एंड आई विल मार्क इट एज 3 एंड यही सही आंसर भी है। ये सवाल जितना डरावना दिखता है उतना है नहीं, आसान सवाल है। इसमें अगर आपको सिर्फ क्रोनोलॉजी में ये पता रहता कि शशि थरूर आपके पॉलिटिशियन हैं और ये अभी कंटेम्प्रेरी हैं, अभी मतलब ही इज़ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो आपको इतना पता है कि यार आर के नारायण तो पहले लिखते थे, राजा राव भी पहले के हैं, मनोहर मालगांवकर भी पहले के हैं। तो अब देखो ना, डी तो लास्ट जैसे में होना चाहिए यहाँ कहीं, ठीक है, लेकिन इधर तो डी सबसे पहले है, मतलब शशि थरूर सबसे पहले आए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरे नंबर पे आए आर के नारायण के बाद, नहीं जी, क्योंकि राजा राव शशि थरूर के बाद तो डेफिनेटली नहीं आए होंगे। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फिर से सेकंड नंबर पे हैं शशि थरूर, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर 3 है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए था। इसमें लिटरली नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ये पता नहीं होना चाहिए ये सारा कुछ, आप सिर्फ शशि थरूर के बेसिस पे बता सकते हैं। बाकी सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं, पहले पूछे जा चुके हैं, तो ये तो आने चाहिए और फेमस राइटर्स हैं, पढ़ते भी हैं इनको, सब पढ़ते हैं, तो ये आने चाहिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन।
इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको ये भी नहीं पता होना चाहिए था कि डोना हैरावे ने ये लिखा है कि नहीं लिखा है और टोनी बेनेट ने ये लिखा है कि नहीं लिखा है। ये भी पहले सवाल आ चुका है। ये इनका नाम मेंशन्ड है प्रीवियस ईयर्स में। इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, और इनका ना मेरे को याद नहीं है कि नहीं है, ठीक है। पर इन चारों का डेफिनेटली है, और रीसेंट पेपर्स में, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने। और लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी मेहनत नहीं करोगे, मतलब मैं भी नहीं करूँगी अगर मेरे को भी तैयार करना होगा ये, कि मैं इनका क्रोनोलॉजिकल तैयार करूँ, ठीक है। तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल था, लेकिन अगली बार के लिए, अगले पेपर के लिए याद कर लेना इन सब के डेट्स, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई वुडेंट हैव बीन एबल टू डू, और ये मैं छोड़ देती। ये तो अगर आप, मतलब ये तो करना ही है, ये तो आना ही चाहिए। ये तो नाम मतलब पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में पेपर्स में तो ये इतने आए हैं ना सवाल मैगज़ीन्स के ऊपर। बहुत सिंपल सवाल था, और ये मैगज़ीन तो कभी सुनी ही नहीं होगी। ये गलत है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ईजी था। ओके, नाउ दिस इज़ अगेन अ थ्योरी का क्वेश्चन, और थ्योरी आती है तो लोग काफ़ी बोलते हैं कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। थ्योरी इज़ नॉट लाइक कहाँ से पढ़ना है। थ्योरी इज़ लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, और उसके बाद पेपर में दिमाग लगाना पड़ता है। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखोगे ना थ्योरीज़ की, और अगर आपको ये पता है कि कौन सा थ्योरिस्ट किस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आते हैं, बहुत है वो टू आंसर द क्वेश्चंस। और इम्पॉर्टेंट वर्क्स तो ऑब्वियसली वो तो होता ही है, पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब चलो ठीक है। मिशेल फुको का डिस्कोर्सेस अगर आपने पढ़ा भी होगा ना, तब भी एक सवाल इतनी डिटेल में करना मुश्किल है। चलो देखते हैं क्या है। डिस्कोर्सेस आर कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस रूटेड इन साइकिक एंड फिजिकल रियलिटी। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस रूटेड इन साइकिक एंड फिजिकल रियलिटी, ठीक लग रहा है, इसमें कुछ गलती तो नहीं लग रही मुझे। फूको डिफाइंस डिस्कोर्स एज द मटीरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट विच शेप्स आर सब्जेक्टिविटी। मुझे ये भी सही लग रहा है, क्योंकि इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पा रहे। मेरे दिमाग में कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है ऐसी कि मैं इनको कॉन्ट्रडिक्ट करूँ कि ये गलत है। हाँ, लेकिन ये फूको ने बोला है या नहीं, ये एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आया, सिंस आई डोंट रिमेंबर दिस प्रॉपरली। पर पेपर में गेस करना होता तो मैं इन दोनों में से एक करती, और जब मैंने अभी ये पेपर सॉल्व किया था तो मैंने ये सेकंड ऑप्शन किया था, जबकि इसका सही आंसर 1 है ये। तो आई वेंट रॉन्ग हियर। अब हर सब चीज़ें सही भी नहीं होती ना, तभी तो परसेंटेज 100% नहीं जाती, कट ऑफ काफ़ी नीचे जाती है, ठीक है। तो ये मेरा गलत होना था, इसका सही आंसर 1 है। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ पीक इन टू माई माइंड, ताकि आप एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सको कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ पेपर, ठीक है। ओके, कल्चर इज़ वन ऑफ द 2 or 3 मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हो सकता है भाई, कल्चर बहुत डाइवर्स होता है। आप इंडिया को देखो ना, कितनी डाइवर्सिटी है। सो ऑब्वियसली इट कुड बी कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। सही लग रहा है। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ सेवरल डिफरेंट दो रिलेटेड मीनिंग्स हैव इमर्ज्ड एट पर्टिकुलर मोमेंट्स थ्रू इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही चीज़ अलग अलग जगहों पे बहुत डिफरेंट मतलब होल्ड करती है। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। आप देख लेना कल्चरल डिफरेंसेस, बिल्कुल सही है ये भी। ये तो मतलब बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये सवाल कहाँ से आया। बहुत सिंपल है, इसका आंसर 1 है, और यही सही आंसर भी है। आई होप मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ यार, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया है। रात को क्या, सुबह के 4 बजने वाले हैं। मैं अभी तक यही करी जा रही हूँ। ओके ओके, ये वाला सवाल देखो। द फैक्ट दैट आई एम अ ब्लैक वर्किंग क्लास मैन विल डिटर्मिन माई वर्ल्ड व्यू जस्ट एज मच एंड परहैप्स फार मोर देन आई कॉन्शियसली लर्न इन द डोमेन ऑफ आइडियाज़। यार देखो, अभी कौन समझाएगा आपको ये सवाल। लिटरली पेपर में सॉल्व करने वाले होते हैं, ये पढ़ के थोड़ी जाते हैं। ओके, इस स्टेटमेंट का पहले तो मतलब समझ आना चाहिए। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि मैं, जो मेरा अस्तित्व है, द फैक्ट दैट आई एम अ ब्लैक वर्किंग क्लास मैन, उससे जो मेरा वर्ल्ड व्यू डिटर्मिन हुआ है ना, जिस तरह से मैं दुनिया देखता हूँ, वो जो है इट्स लाइक उतना ही है जितना, या शायद उससे ज़्यादा है, जितना मैं आइडियाज़ के डोमेन में जाके सीखूँगा, कॉन्शियस एफर्ट डाल के, कॉन्शियसली लर्न इन द डोमेन ऑफ आइडियाज़। मतलब जितना मैं जानता हूँ जस्ट बिकॉज मेरा कुछ अस्तित्व है, मैं एक वर्किंग क्लास मैन हूँ, है ना, ये एक 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 उनकी ट्रेट है ये।
उस वजह से उन्हें जितना दुनिया के बारे में पता है उतना ही वो शायद लर्न करेंगे अगर वो कॉन्शियस एफर्ट डालेंगे इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ में जब लोग बात करते हैं, जब लोग कॉन्शियसली कोई चीज़ समझते हैं, पढ़ते हैं उस बारे में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो स्टेट इस वाले में मुझे क्या सही लगा, द अनकॉन्शियस डिटर्मिन्स ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर। कि कॉन्शियसली तो नहीं कर रहे ना, ये बोल रहे हैं ना ये कि हाँ अगर कॉन्शियसली मैं लर्न नहीं भी करूँगा इवन देन आई थिंक इट विल डिटर्मिन माई वर्ल्ड व्यू। तो ऑब्वियसली कि आपका जो अनकॉन्शियस है वो डिटर्मिन करता है ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर। अगेन इसमें ना वही है, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, कमांड ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए आपको स्टेटमेंट समझने के लिए और उसके बाद उससे आंसर्स डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो मुझे बी तो सही लग रहा है। अब बी तो 3 ऑप्शंस में है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, और देखते हैं। मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री। यार ये कहाँ से समझ आ रहा है आपको इस लाइन में से, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा। मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री, ये तो नहीं है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये और ये कैसे रिलेटेड है। तो सी वाला भी नहीं होगा, एक और स्टेटमेंट चलेगी। अब या तो 1 होगा या 4 होगा। अब मेरे पास मेरी तो ऐसी प्रॉब्लम है ना यार कि अगर मैं 2 ऑप्शंस में अगर मैं लॉजिकली फंस जाऊँ कि हाँ इन दोनों में से कोई एक है और फिर मुझे ब्लाइंड गेस लेना हो, मैं हमेशा गलत ऑप्शन टिक करती हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने जब आंसर सॉल्व किया तो 4 टिक कर दिया जबकि आंसर 1 है, ठीक है। तो डी और ए में से सिलेक्ट करना था। वी bear a form of otherness within ourselves and man is capable of making free choices in the sphere of intellection and morality। तो मुझे लगा ए सही होगा, ए बी और ई। और मुझे लगा कि शायद द फॉर्म ऑफ अदरनेस विद इन आर सेल्स मुझे इस स्टेटमेंट से समझ नहीं आ रहा था, तो आई डिड ए बी एंड ई, जबकि ऑप्शन होना चाहिए बी डी एंड ई, ठीक है। तो इसका 1 है आंसर। ये टफ क्वेश्चन है और ये मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था और मैंने तो नाम भी सिर्फ इनके दो दो के ही सुने हुए हैं, तो ये मुझे नहीं आता था। ओके, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। और कहाँ गया, ए का 2 है, अरे यार ए का 2 है। ये बहुत फेमस वर्क है आर के नारायण का। आर के नारायण पूछे जाते हैं तो आपको इनके वर्क्स तो आने चाहिए। डिस्टेंट ड्रम, ये भी फेमस वर्क है। ये किसके हैं, मनोहर मालगांवकर, ठीक है। सो मैनी हंगर्स हो सकता है आपने ना सुना हो, वैसे ये भी मतलब ये तो चारों ही ऑप्शन आसान है, ये तो सारे ही आने चाहिए। कहाँ गया बाबा, सॉरी यार मेरे को पता नहीं पेन चल नहीं रहा। हाँ, और सोड एंड द स्विकल, मुल्क राज आनंद, ठीक है। ये मुझे सारे आते थे और बेस्ड ऑन, क्योंकि ये सारे ही, ये शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों की वजह से मुझे ये आते थे, सारे आंसर्स आते थे। तो ये तो इजीली होने वाला क्वेश्चन है पेपर में। ऑप्शन क्या हुई, ए का 2, हाँ ये हुआ, ये वाला, ठीक है। इजी क्वेश्चन आना चाहिए था। टफ क्वेश्चन बट यू नो, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 60 है ना, इसमें श्री औरोबिंदो पे क्वेश्चन है। अब श्री औरोबिंदो नहीं, ऐसा नहीं है कि श्री औरोबिंदो नहीं आते हैं, श्री औरोबिंदो पूछे जा चुके हैं पेपर में। ये सवाल इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी डिफ़िकल्ट है और इसमें ऐसे वर्क्स हैं जो नहीं सुने हुए होते हैं। और अब मुझे मिल नहीं रहा मैंने कहाँ लिखा था यार, चलो नहीं मिल रहा है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। पर कोई बात नहीं। तो औरोबिंदो का क्या है, श्री औरोबिंदो का, कि आपने ये तो सुने होंगे, आपने द मदर सुना होगा अगर आपने श्री औरोबिंदो को प्रिपेयर किया है, आपने द सिंथेसिस ऑफ योगा सुना होगा, लाइफ डिवाइन भी सुना होगा। ये जो आप बुक्स वाले सेक्शन में जाते हो ना जब भी किसी ऑथर के, तो वहाँ पे ये मिल जाते हैं।
इनका सावित्री एक फेमस वर्क है, वो यहाँ नहीं मेंशन्ड है, और क्रोनोलॉजी इनमें ऐसा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं तो इसको गेस भी नहीं कर सकती थी पेपर में, तो मैंने कुछ भी ब्लाइंड गेस करना था, ठीक है, जो भी मेरा दिल करता है। अभी मान लो अगर मैंने ब्लाइंड गेस कुछ भी कर देती, इसका आंसर 1 है, ठीक है, 60 का आंसर क्या है, 1। सबसे पहले आया है द मदर, फिर आया है फ्यूचर पोइट्री, फिर आया है लाइफ डिवाइन, फिर आया है आर ऑफ गॉड, एंड फिर आया है द सिंथेसिस ऑफ योगा। आपने नाम ज़रूर सुने होते, लेकिन इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना बहुत मुश्किल था, तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पर आपको ये नाम सुने होने चाहिए थे, है ना, ये आने चाहिए थे यार। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है ना, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अच्छा देखो, NEP 2020 recommends that there should be high quality learning and print material in Indian languages। ठीक है, अच्छी बात है ना, अच्छा पॉइंट है। The policy recommends early implementation of 3 language formula to promote multilingualism। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया ना NEP के बारे में, हो सकता है आपने पेपर 2 के लिए ना पढ़ा हो, पेपर 1 के लिए तो डेफिनेटली पढ़ते हैं NEP को, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, ठीक है। फिर द पॉलिसी रिकमेंड्स दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट एलिमेंट्री लेवल। आप खुद सोचो, आपको चाहे आता भी नहीं है कि NEP में क्या है, आप खुद सोचो इंडिया में ऐसा किया जा सकता है। आप एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे ऑब्वियसली हमने सर्व शिक्षा अभियान की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा एजुकेशनल उसमें पेनिट्रेशन बढ़ गया है, लेकिन अभी भी इंग्लिश इज़ अ बिग थिंग और बच्चों को समझ में नहीं आता है, राइट। तो आप अगर एलिमेंट्री में वो चीज़ कंपलसरी कर दोगे, फिर तो बच्चे को सब्जेक्ट भी नहीं समझ आएगा, लैंग्वेज तो लैंग्वेज, सब्जेक्ट भी नहीं समझ आएगा। तो ये तो क्यों ही करेगी गवर्नमेंट, ये तो स्टेटमेंट देखने से ही गलत लग रहा है। चाहे आपको NEP के बारे में आता था चाहे नहीं आता था, पर आना चाहिए। NEP मेजर डेवलपमेंट है और आनी चाहिए थी, तो इसमें 3 गलत है, सो नॉट ट्रू में 3। बाकी ये तो मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, गलत लग रहा है, तीसरा ही गलत है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आपको आता होगा या नहीं आता होगा, मुझे खुद नहीं आता था। मैंने अ, ये कभी नहीं पढ़ा है, पर क्योंकि इस बार हम जैसे पेपर देख रहे हैं तो अगली बार के लिए पढ़ना है। कभी भी पेपर में इस बात का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि यार ये कहाँ से आ गया और पेपर में तो पता नहीं क्या आता है। कोई बात नहीं, अगली बार के लिए वो सवाल आया तो गलत नहीं होना चाहिए। अब ऐसा सवाल मैंने ना 2-3 सालों में तो मुझे नहीं लगता आया है, तो अब आगे के लिए आपने तैयार करना है, पर ठीक है। इसका आंसर 4 है, मुझे नहीं आता था ये सवाल। अब देखो 63rd क्वेश्चन, शी स्टूप्स टू कॉन्कर में क्या करेक्ट नहीं है। अब ये सवाल जो है ना आना चाहिए। शी स्टूप्स टू कॉन्कर बहुत फेमस वर्क है और इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। आपको समरी भी पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या है। इट इज़ एंड अगर बेसिक समरी आती है तो आपको पता होगा कि इट इज़ एंडाउड विद एन इंजीनियस एंड लाइवली प्लॉट। बहुत मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्क्स है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये पढ़ा था। और इट डज़ नॉट कास्ट एक्सीलेंट कैरेक्टर, ये कैसी बात हुई भाई, इट डज़ नॉट कास्ट एक्सीलेंट कैरेक्टर्स, इतना फेमस प्ले और डज़ नॉट कास्ट एक्सीलेंट कैरेक्टर्स। तो ये तो गलत है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स थे, मतलब मज़ा ही आ गया था, मतलब इतना बहुत ही अच्छा था, मतलब इट हैज़ विवेशियस एंड डिलाइटफुल स्टाइल, ठीक है। इट लैक्स द रेस्टोरेशन ग्रोसनेस, बिल्कुल सही। अगर आपको ये नहीं भी आता है, मान लो आपने शी स्टूप्स टू कॉन्कर नहीं भी देखा है, तो उसके बावजूद भी आप देखो ना, इसमें ऑड वन आउट है, सेकंड वाला। बाकी सारे तो अच्छी अच्छी बातें लिखी है, इंजीनियस एंड लाइवली प्लॉट, एकदम डिलाइटफुल स्टाइल, और इसमें रेस्टोरेशन की ग्रोसनेस भी नहीं है। और इसमें ना देखो वोकैबलरी भी टेस्ट हो रही है आपकी। अगर आपको यही नहीं पता इंजीनियस क्या होता है, आपको यही नहीं पता ग्रोसनेस क्या होता है, विवेशियस क्या होता है, फिर तो नहीं कर पाओगे ना, आपको नहीं पता। पर अगर आपको पता है, आपको इन स्टेटमेंट्स का मतलब समझ आ रहा है, तो यार ये तो ऑड वन आउट है, आपको चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। इसमें 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये एक टफ सवाल है, ये मुझे नहीं आता और इसका आंसर है 1। मैंने कुछ करना था, जो भी मन करता मेरा पेपर में वो मैं टिक कर देती, पर इसमें कोई तरीका नहीं है कि मैं सोच सकूं, ठीक है। ओके, अब ये होता है
प्रेजेंस ऑफ माइंड, नहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड, सॉरी, फॉरगेट व्हाट आई सेड। डिस्कोर्स इन द नॉवल, ये बहुत फेमस वर्क है, आपको आना चाहिए था, मुझे भी आता था। मिखेल बख्तिन, वेरी वेरी फेमस, इजी, और ये आना चाहिए था। मिखेल बख्तिन पे बहुत सवाल आते ही रहते हैं, इट्स नॉट लाइक अ डिफरेंट थिंग। आपको मैं बताती हूँ मिखेल बख्तिन पे कब सवाल आए हैं। ये है 2019 में, जून अटेम्प्ट में आया है। क्वेश्चन था विच राइटर अप्लाइड द टर्म कल्चरल पोएटिक्स टू हिज ओन क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक लिटरेचर एंड आर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल प्रैक्टिस। आंसर भक्तिन नहीं है, आंसर स्टीफन ग्रीनब्लैट है। वो भी पीछे वाले क्वेश्चन में बता के हटी हूँ कि स्टीफन ग्रीनब्लैट भी पीछे पूछे गए थे। तो मिखेल बख्तिन जो हैं वो ऑप्शंस में थे, ठीक है। तो और ये कब का पेपर है, 2019 का, ठीक है। और तो आपको आना चाहिए था। और वैसे भी भक्तिन तो यार थ्योरी में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आते ही होते हैं। ये क्या है, Roland Barthes in his introduction to the structure analysis of narratives proposed 3 levels of narrative structure। भगवान जाने, मुझे नहीं आता ये सवाल, I do not know the answer of this question। Which among the following are narrative structures proposed by him। पर इसको कोशिश की जा सकती है इस सवाल को। नैरेटिव स्ट्रक्चर पूछ रहा है, नैरेटिव स्ट्रक्चर, नरेशन का, जिस तरह से आप नरेट करोगे। ग्रामर क्या, ये क्या बात बनती है, मतलब ग्रामर इज नॉट अ नैरेटिव स्ट्रक्चर। ग्रामर तो मतलब उसका एक पार्ट होता है, ग्रामर तो नैरेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। ABND, फंक्शंस, एक्शंस, नरेशन, कोहेरेंस। कोहेरेंस भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इन सब से तो फिर भी स्ट्रक्चरली एनालाइज कर सकते हो ना, फंक्शंस क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, नरेशन तो ऑब्वियसली हो ही गया। ग्रामर से क्या स्ट्रक्चर एनालिसिस करोगे, ये मेरे दिमाग में आया एंड दैट इज़ हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, टफ क्वेश्चन अगेन। 67th इज ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन। एक मिनट, ओके। तो 67 में, अच्छा मैंने पिछले वाले का आंसर बताया ना आपको, क्या है 66 का 2, ठीक है। इसमें ना ये तो मैंने पहली बार देखे, मुझे से याद नहीं है कि ये पूछे गए हों कभी, और ये तो आते होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। अर्नेस्ट गेलनर भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। और ये यंग भी नहीं पूछे गए मेरे हिसाब से। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें 2 का आपको पता ही ना हो, डिफ़िकल्ट है, तो इसमें फिर कुछ नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं आने का था। इसका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 4th। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए था, और ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। गाइनोक्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है। अरे यार, वेरी सिंपल, इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ द ड्रामा प्रॉपर, इंटरल्यूड, वेरी वेरी सिंपल है ना, ये भी आना चाहिए था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फिर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 70 पे। कैलकाटा क्रोमोसोम जो है वो ऑप्शंस में आया है 2023 के ही पेपर में, जो इससे पिछला अटैम्प्ट है उसमें ये ऑप्शंस में अवेलेबल था, तो अब आपको ये आना चाहिए था, ठीक है। और ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है यार, अभी पिछले वाले पेपर में पूछा, फिर से रिपीटेड है। किसने लिखा है, अमिताभ घोष। इजी क्वेश्चन, आना चाहिए था। लो जी, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब वदरिंग हाइट से आपको डिटेल में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि पहले भी डिटेल में क्वेश्चन आया है, 2019 में आया था, और डेप्थ में क्वेश्चन आया था वदरिंग हाइट से। क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि इनमें से क्या है जो वदरिंग हाइट्स में आप देखते हो, ऑप्शंस थे, और उसमें आंसर था
फ्लैशबैक्स एंड टाइम शिफ्ट्स एंड अक्यूट इवोकेशन ऑफ प्लेस। ठीक है, वो क्वेश्चन ज़्यादा टफ था, ये आसान है। एमिली ब्रोंटे पब्लिश दिस नॉवल अंडर द pseudonym एलिस बेल। ऑब्वियसली इट वॉज हर pseudonym, है ना। तीनों ही बहनें pseudonyms के अंदर लिखती थी, राइट। अच्छा, इसको बाद में आते हैं। ये वदरिंग हाइट्स वॉज द थर्ड नॉवल ऑफ एमिली ब्रोंटे। एमिली ब्रोंटे रोट ओनली वन नॉवल एंड दैट वॉज वदरिंग हाइट्स। तो थर्ड नॉवल तो हो ही नहीं सकता, और ये कॉमनली नोन फैक्ट है। वदरिंग हाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब इतना पता है कि ई गलत है और बी सही है। ई गलत है और बी तो सही है, तीन ऑप्शंस में, कोई बात नहीं, वो और देखने पड़ेंगे। लॉकवुड एंड कैथरीन लिंटन आर द मेन नैरेटर्स ऑफ द स्टोरी। अच्छा, मेन आ गया यहाँ पे। अब देखो, हो सकता है बंदा कंफ्यूज हो जाए कि यार मेन कैरेक्टर्स, सॉरी नैरेटर तो हो सकता है कि कोई और भी हो। मेन तो एक नेली है, और ये अगर आपने वदरिंग हाइट्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत सब पढ़ते हैं इस बात को कि नेली वॉज द नैरेटर। तो ये इंपॉर्टेंट है और याद होना चाहिए, या आना चाहिए था। तो ये भी गलत है, तो अब सी भी गलत हो गया। एक ही बचा, ए बी एंड डी। ये तो यार, द नॉवल इज़ यूनिक फॉर इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम ऑथोरियल इंट्रूजन, अनयूजुअल स्ट्रक्चर एंड नैरेटिव टेक्निक। ये मतलब अगर आपने नॉवल पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, पर नहीं भी आता है तो आपका सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन ए बी और डी से। और इस पे तो मैं लास्ट में जाती हूँ कि डेट्स मुझे खुद को याद होती, तो आपको तो मैं क्या ही बोलूँ कि याद करो। पर हाँ, इस पेपर से ना ये ज़रूर मुझे समझ आया है कि आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स की अब डेट्स याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बोल दिया है कि उन्हें डेट्स में अब इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चंस काफ़ी में ऐसा आया हुआ है कब पब्लिश हुई हैं, ठीक है। तो अभी उन्होंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करी हैं, तो इसीलिए बिना डेट जाने भी आपको आंसर आता होगा, आप कर लोगे। लेकिन अगली बार वो ऐसा सवाल डाल सकते हैं जहाँ पे वो डेट्स कंपलसरी हो जाएंगी आपको, कि आप जानो डेट्स को, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे सवाल को। ऐसा ही करते हैं। जब क्रोनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तो बहुत सिंपल इंट्रोड्यूस हुई थी, दूर दूर के पूछते थे। रेस्टोरेशन का एक डाल देंगे, एक एनलाइटनमेंट का डालेंगे, एक रोमांटिक का डाल देंगे, तो आप ईजिली कर लेते थे अरेंज। अब उन्होंने वो क्लोज करना शुरू कर दिए, इतने पास पास के राइटर्स पूछते हैं, टफ कर दिया उसको। तो सिमिलरली मुझे अब लगता है कि डेट्स भी टफ होंगी, इवन तो मैं डेट्स के याद करने के फेवर में नहीं रहती हूँ, पर अब तो मुझे लगता है करनी पड़ा करेंगी। ठीक है, ओके ओके। एना कैरेनिना, क्वेश्चन नंबर 72। 2018 में क्लोजिंग लाइंस पूछी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए फिर एना कैरेनिना के बारे में? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे लास्ट लाइंस पूछी है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको डिटेल में आना चाहिए, आप और डेप्थ में जाओ। ठीक है, चलो, तो इसमें ये तो आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर ढंग से एनालाइज किए हैं और आपको पता है कि एना कैरेनिना इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है कि एना और कॉन्स्टेंटिन लेविन दोनों ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नॉवल इसके। रेवोल्यूशनरी इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन डेफिनेटली है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है नॉवल की, तो आपको ये पता रहेगा। अब ये दोनों मुझे याद नहीं थे, ना तो नॉवल का कब पब्लिश हुआ है, ना कि ये पार्ट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये दो सही हैं, 1 और 2 में से कोई गलत है, और इनमें से गैस कर लो। जो भी 50-50% चांस है सही होने का, पर आपने अपना चांस बढ़ा लिया सही होने का, दो चीज़ें एलिमिनेट करके कि ये तो सही ही हैं, तो आपको गलत बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आंसर जो है दैट इज़ 1, ये गलत है। द नॉवल वॉज नॉट पब्लिश इन 1872। ठीक है, देर इज़ नो लॉन्गर एनी इंटेलेक्चुअल लाइफ इन इंग्लैंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक मिनट में ज़रा एक चीज़ चेक कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ।
देखो हो सकता है ये कंप्लीटली गलत एनालिसिस हो, ठीक है, और ये गेस चल रहा है, मुझे आता नहीं है सवाल का जवाब, पर इतना है कि एजरा पाउंड ना इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका गए थे कुछ टाइम के लिए। अब देखो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये बिल्कुल अनरिलेटेड बातें हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये एजरा पाउंड हो, क्योंकि ये जो फैक्ट है ना इनके बारे में कि अमेरिका गए थे, काफ़ी फेमस फैक्ट है और ये पता होता है। तो अगर आप वो चीज़ कनेक्ट कर सको कि इस बात से, तो यू विल रीच द आंसर। मेरा दिमाग नहीं चला था उस टाइम पे, मेरा दिमाग अभी अभी चला है जब मैं आपको बता रही हूँ। उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा पता नहीं कहाँ से आया है, ठीक है। ऐसा सोचा जा सकता था ये पेपर में, और यही सही सवाल का जवाब भी है। ये इंटरेस्टिंग है। आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पाइटफुल मैन, आई एम एन अनअट्रैक्टिव मैन, आई थिंक माई लिवर इज डिजीज्ड। अब ये होता है पेरिफेरल नॉलेज। अब पता है क्या, मेरी ना एक टीचर है जो एमए में मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने इस नॉवल जिससे ये लाइंस उठाई गई हैं इसका एग्जाम्पल दिया था और कहा था कि इसमें जो इंसान है ना, ही सेज़ कि 40 के बाद हर एक साल जो आप जीते हो दैट्स डिफ़िकल्ट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे बड़ा वेगली सा याद था कि कुछ ऐसा बताया था सर ने। वहीं से मुझे आइडिया लग गया कि ये नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड है, क्योंकि सर इसका एग्जाम्पल काफ़ी देते थे और ये बोलते थे कि इसमें 40 साल से ऊपर वालों की बात है कि दे आर नॉट एज गुड एज उससे नीचे, तो इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से मुझे ये याद था। लेकिन अगर आपको याद नहीं भी है तो ये गेस भी हो सकता है। सिक मैन, स्पाइटफुल मैन, अनअट्रैक्टिव, लिवर डिजीज्ड है। डिजीज़ आपको कॉलेरा में भी लग रहा होगा, प्लेग में भी लग रहा होगा, प्लेग में भी लग रहा होगा। ऐसा लग रहा है कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं ये तीनों ऑप्शंस, और इसमें आप कभी नहीं सोचोगे कि इसमें हो सकता है ये लिवर डिजीज़ वाला और सिक मैन वाला, तो तब भी गेस कर सकते हो, एंड दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। ये तो भाई बहुत आसान है, आना चाहिए, ठीक है। ये सारे एक एक जो भी ये मेंशन है ना, ये सारे आने चाहिए, बहुत ईजी हैं। ये इसका आंसर है। हेट्रोग्लोसिया भक्तन ने दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये इजी कॉन्सेप्ट से आने चाहिए, पूछे जा चुके हैं, मतलब ये आते रहते हैं सब पेपर्स में। इस बार ना बड़े इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी अच्छे, इंटेलेक्चुअली आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा पेपर में, ऐसे सवाल थे, अच्छे सवाल थे। 76 क्वेश्चन जो है इसमें ये तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि होमी के बाबा, एडवर्ड डब्ल्यू सेड और गायत्री स्पिवाक जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हैं, ठीक है, बहुत कॉमनली पढ़े जाते हैं, सबको आते होते हैं। वीप नॉट चाइल्ड is the first novel in English by an East African writer, Ngugi wa Thiong'o. Yes, definitely easy and you should know. C and D पक्का सही है, C and E सॉरी, C and E दो ऑप्शंस में है, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। अब A और D में से कोई एक सही है। एब्रोगेशन, रेजिस्टेंस एंड असर्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थॉट, बिल्कुल। एब्रोगेशन, रेजिस्टेंस, असर्शन करते ही है ना, आप रेजिस्ट करते हो जो आपके साथ किया गया है, असर्ट करते हो अपनी आइडेंटिटी को, करते हैं ना, पोस्ट कॉलोनियल थॉट का बेसिस है ये सब, बिल्कुल सही बात है ये। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी डिफेंड्स द बाइनरीज ऑफ मास्टर्स एंड स्लेव। ये डिफेंड क्यों करेगी यार पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, डिफेंड थोड़ी करेगी, वो तो अटैक करेगी कि आपने क्या बनाया हुआ है मास्टर एंड स्लेव एंड ये सब, ये डिस्क्रिमिनेशन है, डिफेंड क्यों करेगी। बी तो 100% गलत है, ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता। तो ए सही है, सी सही है और ई सही है, नहीं रुको, ए सी और ई, हाँ, थर्ड ऑप्शन 76 का थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आ जाओ, ओके, ठीक है, इसमें भी सोचना पड़ेगा थोड़ा। एडवर्ड डब्ल्यू सेड हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन पोस्ट मॉडर्न थियोरी एंड क्रिटिसिज्म। अभी बताया कि एडवर्ड डब्ल्यू सेड जो हैं वो पोस्ट कॉलोनियल के थियोरिस्ट हैं, ना कि पोस्ट मॉडर्न के, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है।
ओके, फ्रेडरिक जेम्सन आर्ग्यूज दैट पैरोडी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय पेस्टिश इन पोस्ट मॉडर्निज्म। ये सही है और ये आपको आना चाहिए था, बताती हूँ क्यों। 77th क्वेश्चन, ये 2021 में दिसंबर अटेम्प्ट में आया हुआ है, 2021 में। कहाँ गया, हाँ ये वाला। उसमें ऑप्शन था, मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि फ्रेडरिक जेम्सन जो है वो इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और ऑप्शन थे पेस्टिश, दो चीज़ें और थी, और स्किज़ोफ्रेनिया। और सही आंसर था पेस्टिश और स्किज़ोफ्रेनिया। तो आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आपको पता होता कि पेस्टिश से रिलेटेड है फ्रेडरिक जेम्सन। ठीक है, तो ये पता है कि ई सही है और ये दोनों गलत हैं, तो ये यही ऑप्शन बचा क्योंकि इसमें तो ई है ही नहीं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या था। बी डी एंड ई, बी डी एंड ई, ये पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट बिल्कुल है, पोस्ट मॉडर्न हाइपर रियलिटी और वो सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल तो सही बात है। बी, इसका डीपली फेल्ट सेप्टिसिज्म टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, ये भी आना चाहिए था। इवन तो आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गया है पर ये भी आना चाहिए था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है, किया जा सकता था। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। अब ये आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, ये पेरिफेरल नॉलेज होती है। अब मैं बताती हूँ आपको कि मेरे दिमाग में क्या आया, पर देखो अब वो फिर अपने अपने बैकग्राउंड्स भी होते हैं, आप कई बार लकी भी होते हैं पेपर में। मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट सही है, और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने 12th क्लास में पढ़ा है ये। अब मुझे याद रह गया है, वैसे तो मुझे याद नहीं रहता पर ये मुझे याद रह गया है। ठीक है, ये सही है और ये तो आना चाहिए यार, कितनी बार पूछा जा चुका है। 2021 में सवाल था, 2020 में सवाल था। 2021 में दिसंबर में सवाल था पिडजिन के ऊपर, और 2020 में शिफ्ट 2 में अक्टूबर वाले में पिडजिन और क्रियोल दोनों पे सवाल था। ठीक है, एक ही सवाल था लेकिन दोनों पे इंक्लूडेड थे। तो हाँ, क्रियोल इज़ अ लैंग्वेज दैट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ पिडजिन बट सर्व्स एज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ अ स्पीच कम्युनिटी। बिल्कुल यही होता है ना, पिडजिन जो होता है वो आप सीखते हो कहीं जाके जस्ट टू इंटरैक्ट, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज है ताकि आप सर्वाइव कर सको। फिर वहाँ जब यू विल हैव चिल्ड्रन, तो वो आप जिस जगह पे रह रहे हो उसी जगह की लैंग्वेज वो सीखेंगे और उनकी वो फर्स्ट लैंग्वेज होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना, तो उसे आप क्रियोल बोल देते हो। दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी मुझे आता था। तो क्या हो गया इसमें, ट्रू पूछा ना, बी सही है और डी भी सही है। 78 का 4 है, ये तो इसी से हो गया। पर मैं आपको और भी बताती हूँ, कितना इंटरेस्टिंग सवाल लगा मुझे ये। मिसजेनेशन इज अ सेक्शुअल रिलेशनशिप और मैरिज बिटवीन द पीपल ऑफ द सेम रेस। अच्छा, सेम रेस, मिसजेनेशन, आपने ये टर्म सुनी है कभी? मिसलेनियस, जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है, जो कहीं किसी टॉपिक में फिट नहीं हो रही होती, उन सबको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। तो मिसलेनियस में होमोजेनिटी कभी नहीं होती, उसमें हीट्रोजेनिटी होती है। तो सिमिलर चीज़ें नहीं होती, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये बहुत फार फेच्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो ये टर्म है ना, ये एक्चुअली मैंने चेक किया इंटरनेट पे, क्योंकि मैंने सोचा इस बारे में, फिर मैंने इंटरनेट पे चेक किया। तो अब वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा, पर उसका मतलब ही ये होता है, वैरायटी या समथिंग लाइक, रुको देख ही लेती हूँ। मिसलिस का मतलब होता है मिक्स्ड। ठीक है, तो मिक्स्ड तो सेम तो हो ही नहीं सकता ना, मिक्स्ड तो वहाँ से निकला था। तभी ना वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखना होता है। तो ये वहाँ से आप कर सकते थे कि ये गलत है, पर बहुत डिफिकल्ट है, पर चलो फिर भी। इंडियन ट्राइबल पीपल आर पॉपुलरली टर्म्ड एज एबोरिजिनल्स। अच्छा, इंडियन ट्राइबल पीपल पॉपुलरली टर्म्ड एज, सुना आपने कभी? आपने ये टर्म सुना? आप इंडिया में रहते हो, कभी सुना है ये टर्म? नहीं सुना होगा। ये वैसे भी वो ऑस्ट्रेलियंस को कहते हैं, उनके ट्राइबल्स को। और ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस पॉपुलेशन को रेड इंडियंस नहीं कहते हैं। ठीक है, ये आपका BNDS का आंसर। और अभी बहुत लेट हो चुका है, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कंप्लीट कैसे करूँ इसको। देखती हूँ कितने क्वेश्चंस ले सकती हूँ और
बाकी नहीं तो बाद में करेंगे, और अगर व्यूज़ आएंगे तब करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, डिपेंड, क्योंकि अगर आपको हेल्प नहीं हो रही है तो फिर तो क्या ही क्यों ही करूँगी। ई.एम. फॉस्टर पे काफ़ी सवाल आ चुके हैं। ई.एम. फॉस्टर पे हाँ, 2023 में क्वेश्चन था, 22 में क्वेश्चन था, 21 में क्वेश्चन था, 19 में क्वेश्चन था। मोस्टली ये था कि ई.एम. फॉस्टर का कोई वर्क दिया था और उसको मैच करना था। तो जब कोई राइटर इतना कॉमनली फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है तो उनको आपको डिटेल में करना है। एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल उनका एक फेमस वर्क है, और उसमें जो एस्पेक्ट्स हैं मैंने मेरे नोट्स में वो हैं, और मैंने मुझे और उसमें सच में कुछ याद नहीं था। मुझे ये याद था कि स्टोरी भी मेंशन्ड है और प्लॉट भी मेंशन्ड है, और मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मेरे को लगा कि यार ये तो बड़ी सिमिलर सी चीज़ें हैं और इन दोनों पे बात है। तो इस चीज़ में मेरा दिमाग लगा था और मुझे यही याद रहा हुआ था उस पूरे सारे जितने भी एस्पेक्ट्स थे। और ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट इट राइट, इवन तो मुझे बाकी एस्पेक्ट्स याद नहीं है। ठीक है, दैट इज़ हाउ इट वर्कड फॉर मी। देन इज़ योर पेनॉप्टिसिज्म। 2012 में डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर है मिशेल फुको। ये इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, इसमें तो आप गेस कर सकते हैं। ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च अंडरस्कोर्ड बाय फिलोसॉफिकल रैशनल्स इज टर्म्ड एज रिसर्च मेथडोलॉजी। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा पेपर 1 में सीधा। ठीक है, फिर से एना कैरेनिना पे सवाल आ गया। एना कैरेनिना की बेसिक स्टोरी भी अगर आपको आती है, आपको ये पता होगा कि वो रैम्पेंट पेट्रियार्कल फोर्सेस की विक्टिम होती है। जी होती है, शी कमिट सुसाइड देन। ठीक है, तो दो ऑप्शंस में ई है। डीपली कमिटेड टू फैमिली चिल्ड्रन है, पर अगर आपने सिर्फ समरी पढ़ी है तो शायद आपको ये वाला पता ना भी हो। ठीक है, और एना's choices were more an outcome of passion and instinct, या फिर एना's passionate spirit and determination to live life at her own terms make her so unique। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर आप गेस करोगे डी, क्योंकि एना कैरेनिना सीम्स टू बी अ पॉजिटिव कैरेक्टर, जिस तरह से लग रहा है ना यहाँ पे, विक्टिम ऑफ रैम्पेंट पेट्रियार्कल फोर्सेस एंड कमिटेड टू फैमिली एंड चिल्ड्रन। तो शी सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है कि एक वर्चुअस कैरेक्टर ड्रॉ किया होगा। ठीक है, तो प्योरली गेस के बेसिस पे ए, डी एंड ई। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सिटी बिट्स तो मैंने भी पढ़ाए हुए हैं लेक्चर्स में, पर मैंने ये इनमें से किसी की बात नहीं किया। मैं करूँगी भी कैसे यार, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे था सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ हीरोइक ट्रीटमेंट वॉज नॉट नीडेड इन द प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। अच्छा, स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शंस, पता नहीं। लॉन्ग ड्वेलिंग स्पीचेस, पता नहीं। हैंडलिंग ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स एंड इमोशंस, पता नहीं। लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स, पता नहीं। पर इतना पक्का है कि जो पहली तीन है ना, स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शंस, लॉन्ग ड्वेलिंग स्पीचेस, ये सिमिलर हैं, ये दोनों एक ही जैसी बातें हैं ये, तो 1 2 तो सही होंगे। द हैंडलिंग ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स एंड इमोशन, ये शायद गलत हो सकता है, पता नहीं, सोचते हैं। अगर आपको बेसिक सा भी याद है कि यूनिवर्सिटी विट्स ने लाइक स्टार्टेड प्लेज, उनके टाइम पे डेवलप होना शुरू हुए थे, और जब स्टार्टिंग में ग्रीक्स की बात एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ तो हमेशा बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के बारे में लिखा जाता था। ठीक है, तो ऐसा सोच सकते हो कि अभी पुरानी ही बात चल रही है, तो अभी कॉमन मैन पे तो कहाँ ही आए होंगे, कॉमन मैन पे तो बहुत लेट आते हो आप, है ना। अभी तो आप इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात करोगे, जब आप जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी आपको मैंने बताया हुआ है, नोट्स दिए हुए हैं, उसकी उसमें आपको इतना पता लग रहा होगा कि इट्स दीज आर नॉट कॉमन फिगर्स। ठीक है, क्योंकि वो अभी पेट्रनेज मिल रहा है आपको किंग से, तो अभी तो वही वाला सिस्टम चला हुआ है, तो अभी तो आप कोशिश करोगे कि आप रॉयल्टी के बारे में लिखो, इन्फ्लुएंशियल पीपल के बारे में लिखो, ताकि आपको पेट्रनेज भी मिले। तो लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स जो है ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वायलेंट इंसिडेंट्स एंड इमोशंस भी है। बाकी अगर आपको
और सोचना है, आप क्रिस्टोफर मार्लो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, डॉक्टर फॉस्टर से पढ़ा होता है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें उनमें चल जा रही हैं, ये नहीं चल रही है, तब भी सोच सकते। तो ये इजी सवाल था, ये आना चाहिए था, लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स। ये नहीं आना चाहिए था। और इसका आंसर 3 है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, एंड ये प्योर गेस करना था आपको पेपर में मेरे हिसाब से। अच्छा, जब मैं ये बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं हो सकता किसी ने पढ़ा भी हो यार, वो फिर आपकी किस्मत है, पर मैं आपको सिर्फ जनरल ट्रेंड से बता रही होती हूँ कि हाँ जनरली क्या चीज़ पढ़ी जाती है और क्या चीज़ नहीं पढ़ी जाती है, ताकि आपको एक ढंग से पता चले कि आप सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। ठीक है, बाकी पढ़ा तो कुछ भी हो सकता है आपने। एस चरण कुमार लिम्बले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है नेट के पर्सपेक्टिव से, पर मुझे आते हैं। मुझे क्यों आते हैं कि हमें तो नॉवल, इनकी एक वो थी, नॉवेला टाइप था कॉलेज में। ठीक है, और ये पहले ऐसा नहीं पूछे नहीं गए हैं, पूछे गए हैं, काफ़ी पहले पूछे गए हैं, और रिसेंटली हो सकता है पूछे गए हों, मुझे दिखे ना हो, पर पहले देखे हैं मैंने ये। चलो ठीक है, आपको ये पता है कि किस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखो क्या हो सकता है, देखते हैं। ही आर्ग्यूज दैट दलित लिटरेचर इज़ यूनिक बिकॉज दिस ब्रिंग्स आउट द दलित रियलिटी विच इज़ लिमिनल इन टाइम एंड स्पेस। हो सकता है, ये सही लग रहा है स्टेटमेंट, कर ही सकते हैं इस बारे में बात। तो दिस हैज़ यूनिक हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दलित लिटरेचर का ही पार्ट हो, है ना, क्योंकि हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स तो किसी और लिटरेचर का भी पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है दिस ऑफर्स लिटरली एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्पोजेस्ड पीपल। हाँ, हो सकता है। ब्रिंग्स आउट नैरेटिव्स एंड डिस्कोर्सेस ऑफ पिटी, पता नहीं, हो सकता है। इट यूजेस डिसरिस्पेक्टफुल एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज टुवर्ड्स रेवर्ड फिगर्स। यार ये तो क्यों ही करेंगे, ये तो ये तो करना। रेवर्ड क्या होता है, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। डिसरिस्पेक्टफुल और ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ होती है लिटरेचर में, आपको लगता है वैसा बोल सकते हैं? चलो, हमें नहीं पता कि वो बोल सकते हैं कि नहीं, आपको लगता है मतलब ऐसा बोलेंगे वो, चांस कम है। तो ई को हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ई तो नहीं होगा। ठीक है, और ए डेफिनेटली होगा। ए बहुत जनरल है, जो ए स्टेटमेंट है ना, दैट्स वेरी वेरी जनरल, तो कभी ना कभी तो बोली ही होगी। अब बचता है हमारे पास सी या डी। ऑफर्स लिटरेरी एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्पोजेस्ड पीपल, नैरेटिव्स एंड डिस्कोर्सेस ऑफ पिटी। पिटी नहीं हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने, जैसे मैंने पढ़ा हुआ है इनका एक वर्क, तो उसमें ना, मतलब शरण कुमार लिम्बले वॉज नॉट समबडी जो आपकी पिटी इवोक करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक मुझे समझ आता है। हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें, पर ही समबडी जो रियलिटी पुट करेंगे सामने, बस सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द कंडीशन ऑफ पीपल वाज लाइक। ठीक है, पर इसमें फिर भी ऐसा है कि आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कि एकदम मतलब यू कांट से फॉर श्योर। इसमें 50-50% चांस है सही होने का। मुझे इसमें ए बी और सी ही सही लगे, पर आपको अगर 3 भी सही लग रहे हैं तो फिर वो है, फिर थोड़ी किस्मत भी आ जाती है ना यार, कि आपने क्या सही लगाया। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते थे आप पेपर में। ये बहुत सही इजी क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिर्फ हाइपर बोल भी पता है ना, कहाँ गया ये, अ फिगर ऑफ स्पीच इन अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल, तब भी हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल, और सिर्फ हाइपर बोल के आने से आपको ये सवाल आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में है, इसमें कन्फ्यूजन होता है कई बार, पर ये भी आना चाहिए। ठीक है यार, मैं थक गई हूँ और अब लिटरली सुबह हो चुकी है। आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए। ये एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगा दूँगी। और उसके बाद अगर मुझे लगा कि आपको ज़रूरत है क्वेश्चंस की, और आपको लगा कि आपको हेल्पफुल लगे, और अगर आपको, क्योंकि हो सकता है कि मुझे लग रहा हो कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया, लेकिन हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा हो, या हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये तो तुक्का है, ये तो मैंने बना दिया, या कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में, है ना, क्योंकि फिर मैं आगे का वीडियो तभी बनाऊँगी अगर मुझे लगेगा कि आपको यूज़फुल रहा। अदरवाइज़ इतना भी बहुत है, इफ़ यू हैव टू टेक अ पीक इनसाइड माय माइंड व्हेन आई सॉल्व द पेपर। एंड आई थिंक यही मेरी वीडियो का टाइटल भी होगा। वाह, मैंने वीडियो का टाइटल भी डिसाइड कर लिया, चलो अच्छी बात है।
एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं सच में थक गई हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने सोचा था मैं 100 तक तो कर ही दूँगी, बट आई एम सो टायर्ड। All writers since Chaucer have come from the middle class, have had good, at least expensive education. तो जैसे ये वाला जो सवाल है, ऑल राइटर्स सिंस चौसर हैव कम फ्रॉम द मिडिल एज, हैव हैड गुड एंड एट लीस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन। देखो मिसेस डैलोवे तो मैंने पढ़ा है, उसमें तो ये नहीं है, ठीक है। और मुझे पक्का पता है मैंने अच्छे से पढ़ा है, फिर जो मैंने पढ़ा है वो मैंने अच्छे से पढ़ा है। टू द लाइट हाउस में भी पता नहीं, हो भी सकता है, पता नहीं। लीनिंग टावर ये तो मैंने पहली बार ही सुना, मुझे वर्क का भी नाम नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली। अ रूम ऑफ फन जोन, ये मुझे काफ़ी डिटेल में पता है क्योंकि ये बड़े सवाल आते हैं तो मैंने तैयार किया है, पर उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कभी कि ऐसा कुछ हो। अभी थोड़ा गैस है, प्योर गैस है। मैंने ऑनेस्टली ये रूम ऑफ फन्स ओन सोचा था, पर ये द लीनिंग टावर निकला। और ये तो एलिमिनेट हो सकते हैं कि ये इन दोनों में से नहीं होगा, पर लीनिंग टावर निकला और ये सही करना मुश्किल था। ओके, अभी इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन लगेगी, इसीलिए मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको कुछ समझ आया, हेल्प हुआ हो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और मैं और आगे बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। बनाऊँगी मैं तभी अगर आपको लगता है कि यू स्टिल वांट टू लाइक कंटिन्यू सीइंग कि मैं पेपर कैसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। मुझे बता देना, क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ कि तभी बनाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव था और मैं थक गई हूँ। पर ओके, आई होप किसी की हेल्प हो जाए और जिसको भी ज़रूरत हो। और आई होप मैंने ऐसा कुछ बोला हो जो एक आधी चीज़ भी अगर आपको स्ट्राइक करेगी तो आपको हेल्प होगी अगली बार के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जब तक आप मुझे कमेंट्स में बता नहीं देते कि आपको समझ आया, पसंद आया या नहीं आया। और बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप आपका आंसर की में अच्छे मार्क्स बन रहे हों और आप थ्रू हो जाएं, बहुत अच्छा होगा। नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, एक और अटेम्प्ट है, एक साल में 2 बार अटेम्प्ट